मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक टेंस के बारे में बताऊंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी विद्यार्थी इस टेंस को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। और यदि आपको कोई भी समस्या होती है तो आप हमें कमेंट करके पूछेंगे। और आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करने का प्रयास करेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि टेंस जो होता है, यदि आप टेंस अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप अपने से आंसर बनाना सीख सकते हैं। और जिसमें आप थोड़ा बहुत चेंजिंग करके अपना खुद का आंसर तैयार कर सकते हैं। आपको सभी प्रश्नों का आंसर लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं टेंस। तो आइए हम टेंस शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, टेंस जो है 3 प्रकार के लिखे हुए हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और प्रत्येक टेंस जो होते हैं उसके 4 भाग होते हैं। जो प्रत्येक टेंस 4 भागों में बटा होता है: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और बच्चे, यदि आप इसे नोट कर रहे होंगे तो आप बहुत ही ध्यान से कॉन्टिन्यूअस का स्पेलिंग नोट कीजिएगा, क्योंकि अधिकतर बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी कॉन्टिन्यूअस के स्पेलिंग पे मिस्टेक कर जाते हैं, और जिससे उनका रैंक घट जाता है, उनका नंबर कट जाता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसको हम पहचानते कैसे हैं? ये जो आर टी आर लिखा हुआ है, ये आर टी आर का मतलब होता है रूल टू रिकॉग्नाइज, यानी पहचानने का नियम। तो हिंदी वाला जो सेंटेंस होता है उसमें ता है, ती है, ते है, ता हूँ इत्यादि पे जो सेंटेंस होता है वो समाप्त होता है। यानी सेंटेंस की समाप्ति जो है ये ता है, ती है, ते है, ता हूँ पर ही समाप्त होता है। और हम देखते हैं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज, दो हेल्पिंग वर्ब में से हम प्रयोग करते हैं। तो डू और डज। डू हम किसके साथ यूज करते हैं? तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और डज किसके साथ यूज करते हैं हम? तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब हम जानना होगा डू और डज जो सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट वो क्या होते हैं। तो जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है वो आई, वी, यू, दे, ये सब जो होते हैं ये सब प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। जबकि ही, सी, इट किसी का नेम हो गया तो ये सब हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। और यदि कोई प्लूरल नाउन्स दिया है, प्लूरल नाउन दिया है तो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर नाउन दिया है तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। तो आइए हम देखते हैं। जैसे कि इसमें हम स्ट्रक्चर तीन स्ट्रक्चर सब में लिखे हुए हैं: आफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। ये ट्रांसलेशन के लिए हमें बहुत ही ज़रूरी 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं: affirmative, negative and interrogative. When we make affirmative, we have to follow the structure of subject plus V1 or V first plus SIES plus object plus other words. And when we use V1 and when we use V first plus SIES, तो जो हम V1 का यूज होता है वो यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है, ध्यान से समझिएगा, यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है तो अफर्मेटिव में बिना हेल्पिंग वर्ब लगाए सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा के ऑब्जेक्ट लगा देते हैं तो हमारा सेंटेंस बनने लगता है। और यदि वही सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ के बनाते हैं सेंटेंस। आगे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। निगेटिव सेंटेंस देखिए क्या है। तो निगेटिव सेंटेंस जो है, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है: सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। यहाँ पे भी आप बहुत ध्यान से देखिएगा, यदि हम डू या डज का यूज कर लेते हैं तो हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, ना कि यस या यस लगाना है। बहुत सारे बच्चे डू डज लगाते हैं उसके बाद भी वर्ब में यस या यस यूज कर देते हैं तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। तो ऐसा आप ना कीजिएगा। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरीके से मैंने बताया। तो पहला है यस नो टाइप क्वेश्चन। पहला क्या है? एस नो टाइप क्वेश्चन, यानी इसमें हम किसी भी प्रश्न का आंसर यस या नो में दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पूछता है कि आप खाना खाते हैं, तो आप बोल देंगे यस, हाँ, बस वो आंसर हो गया। और दूसरा जो है वो डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन होता है। इसमें आपको
कोई भी प्रश्न पूछता है तो उसमें आपको रीजन देना पड़ता है या उसको फुली डिफाइन करके बताना पड़ता है। जैसे अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है पहला, इसमें हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस यदि हम नॉट सेंटेंस में होगा, ऐसे हम बहुत सारे जो ट्यूटर होते हैं वो बताते हैं कि जो नॉट लगा है वो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, तो हम भी बता रहे हैं कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है लेकिन इसको कुछ अलग से स्ट्रक्चर लिखने की जरूरत नहीं है। यदि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है तो हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं, बाकी सब स्ट्रक्चर सेम होता है। तो इंट्रोगेटिव की जो पहला मेथड है उसमें देखिए डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स एंड एट लास्ट क्वेश्चन मार्क वी हैव टू यूज। एंड सेकेंड इज क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स एंड एट लास्ट क्वेश्चन मार्क वी हैव टू यूज। आइए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो चार स्ट्रक्चर लिखे हुए, चारों पे एक एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। जैसे पहला है, आप स्ट्रक्चर में देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऐसे यस हमें यूज करना था। तो राम गोज टू स्कूल डेली, राम गोज टू स्कूल डेली, राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है। तो राम गोज, यहाँ देखिए हम जीओ गो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का प्लस उसमें ईएस जोड़ दिए हैं क्योंकि राम जो है किसी का नाम है और नाम जो है सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसलिए ईएस जोड़ दिए हैं। तो स्कूल डेली, उसी का देखिए हम जब निगेटिव बनाते हैं तो राम डज नॉट गो टू स्कूल डेली। इसका इंट्रोगेटिव फर्स्ट बनाते हैं तो डज राम गो टू स्कूल डेली हो गया। और इंट्रोगेटिव का जो सेकेंड है उसमें वाई डज राम गो टू स्कूल डेली हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम टेंस को आसानी से समझ सकते हैं। और जो बच्चे कहते हैं कि नहीं समझ में आया तो वो बच्चे आप कृपया कमेंट करके बताएंगे कि आपको क्या नहीं समझ में आया, तब तो हम आगे कुछ बता सकते हैं। अब आपको हम बता रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में अब आपको बताएंगे। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या है? तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के जो हिंदी सेंटेंस होते हैं उसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं और इसमें हेल्पिंग वर्ब होते हैं। इसमें तीन हेल्पिंग वर्ब का यूज हमें करना होता है। पहला इज, दूसरा एम, तीसरा आर। अब इज एम आर का यूज कब इज का, कब एम का और कब आर का यूज करेंगे? तो इज का यूज जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो यानी ही सी इट नेम या कोई सिंगुलर नाउन हो तो हम इज की यूज कर लेते हैं। और जब सब्जेक्ट आई हो, स्पेशली आई, तो हम एम का यूज करेंगे। और वही जब सब्जेक्ट यू वी दे या कोई प्लूरल नाउन है तो वहाँ पे हम आर का यूज करेंगे। यहाँ पे आप सभी टेंस का हेल्पिंग वर्ब पे विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बिना हमारा लाइन गलत हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब गलत होता है तभी हमारा लाइन गलत हो जाता है। तो इसमें देखिए अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव तीन स्ट्रक्चर इसमें भी दिया हूँ मैं। तो पहला देखिए, जैसे अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स कर दिए। निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस भी आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। और इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है उसमें देखिए इज एम आर, तीन में से कोई एक सबसे पहले यूज होगा, इसे ध्यान दीजिएगा। प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट अगर लगा देंगे तो इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा, प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हमें यूज करना होता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, इट इज रेनिंग नाउ, इट इज रेनिंग नाउ, अभी वर्षा हो रही है। निगेटिव बना दिए, इट इज नॉट रेनिंग नाउ, अभी वर्षा नहीं हो रही है। इट इज रेनिंग नाउ, इज इट रेनिंग नाउ, क्या अभी वर्षा हो रही है? ये तीन तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं। अब इसका देखिए आगे हम बनाएंगे तो वाई इज इट रेनिंग नाउ, अभी वर्षा क्यों हो रही है? या इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे तो इज इट नॉट रेनिंग नाउ, क्या अभी वर्षा नहीं हो रही है? तो इस तरीके से हम सेंटेंस बना लेते हैं। अब हम अगला टेंस देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में देखेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है उसका जो हिंदी वाला वाक्य होता है वो चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है इत्यादि पे समाप्त होता है। और इसमें दो में से हमें एक यूज करना होता है। फर्स्ट है, सेकेंड है हैव। हैज और है में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब में यूज करना है। तो हैज यूज हम कब करते हैं? हैज जो यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज के यूज,
और विथ प्लूरल सब्जेक्ट हैव। तो हैज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करना है, ध्यान से देखिएगा। और किसी भी टेंस का जो परफेक्ट फॉर्म होता है उसमें हम वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि किसी भी टेंस का जो कॉन्टिन्यूअस है उसमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और परफेक्ट है तो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज में करना है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार देखिए है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। निगेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट लगा देंगे तो इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाता है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका देखिए एग्जाम्पल, राम हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, राम हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क, हैज राम कंप्लीटेड हिज वर्क, व्हेन हैज राम कंप्लीटेड हिज वर्क। इस तरीके से अगर हिंदी में इसको ट्रांसलेट करते हैं, जैसे हम तो ट्रांसलेशन इंग्लिश का चीज़ें लिखे करते हैं, इसको हम हिंदी में कन्वर्ट करके हम आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा और इसको इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करके इसमें ये अपना टेस्ट लीजिएगा, क्योंकि मैंने इसका हिंदी नहीं लिखा, बट मैं एक का बता देता हूँ। राम हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, राम अपना काम कर चुका है, राम अपना काम पूरा कर चुका है। तो मैं तो इसका बता दिया, तो आगे का जो बचा हुआ सेंटेंस है उसको आप प्रयास कीजिएगा कि आप खुद से बनाएं। हाँ, तो आगे का टेंस हम देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो प्रेजेंट टेंस का लास्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमें क्या है, तो प्रेजेंट परफेक्ट जो कंटिन्यूअस टेंस है उसमें जो आरटीआर है, जो हम रूल टू रिकॉग्नाइज जो पहचान का नियम है, उसमें हम देखेंगे समय के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो रूल था, यानी रहा है, रही है, रहे हैं, ये आता है। बस दोनों में यही अंतर है कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस उसमें समय नहीं दिया होता है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय दिया होता है। इससे हम देख लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब वो दो हेल्पिंग वर्ब यूज किए गए हैं। पहला है हैज बीन और दूसरा जो है वो है हैव बीन। तो हैज बीन और हैव बीन में से हमें कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज करना होता है। और देखिए अब हम क्या करते हैं, इसमें जो हम किसी भी टेंस का जो परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ते हैं उसमें हमें सिंस या फॉर का यूज करना होता है। तो सिंस का यूज हम कब करेंगे, फॉर का यूज कब करेंगे, तो सिंस का यूज डिफिनिट टाइम के लिए और फॉर का यूज इनडेफिनिट टाइम के लिए। यानी जो सिंस का यूज होगा वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होगा और जो फॉर होगा वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होगा। ध्यान से देखिएगा, समझने पर तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम, यानी जैसे संडे से, मंडे से, 2 फरवरी से, 2002 से, इस तरीके से अगर कोई आता है तो पॉइंट ऑफ टाइम है। जबकि पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, 4 महीने से, 6 वर्षों से, कई सप्ताह से, इस तरीके से जो आते हैं ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम हुए और उससे पहले हम फॉर का यूज करना होता है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। अब इसका हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर जो कहता है राम सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम का हमें यूज करना होता है। जबकि निगेटिव बनाते समय हमें सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स का यूज करना होता है। तो हम बहुत ही बारीकी से इन सब चीज़ों को नोट करते जाएंगे, देखते जाएंगे, समझते जाएंगे। अब इंट्रोगेटिव जब हमें बनाना है तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब यानी हैज या हैव को पहले लाएंगे, प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट अगर आता है तो नॉट रखेंगे, बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम का यूज हम कर लेंगे। तो आप यहाँ से एक चीज़ ध्यान से देखिए कि जो हमने यहाँ से हैज है बीन हेल्पिंग वर्ब जो है 2 सिलेबस का है, तो जब भी 2 या 3 सिलेबस का जो हेल्पिंग वर्ब मिलता है हमें, तो हम निगेटिव बनाने के लिए बस फर्स्ट वर्ड के बाद नॉट लगाते हैं और वहाँ से फर्स्ट वर्ड को सबसे पहले ला के इंट्रोगेटिव बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि है बीन है तो दोनों को आगे ले आएंगे और है बीन के बाद नॉट लगाएंगे। अगर ऐसा हम करते हैं तो लाइन गलत हो जाता है।
तो इसका देखिए एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे राम हैज बीन लिविंग हियर सिंस 2002। राम यहाँ 2002 से रह रहा है। इसका निगेटिव अगर हम बनाते हैं तो राम है नॉट बीन लिविंग हियर सिंस 2002। राम यहाँ 2002 से नहीं रह रहा है। अब इसका इंट्रोगेटिव हैज राम बीन लिविंग हियर सिंस 2002। क्या राम यहाँ 2002 से रह रहा है? और इसका इंट्रोगेटिव अगर हम बनाएंगे, इंट्रोगेटिव का सेकेंड जो है, वाई हैज राम बिन लिविंग हियर सिंस 2002। राम यहाँ 2 वर्ष से क्यों रह रहा है? तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो अपना सब कुछ जान सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे। प्रेजेंट टेंस यहाँ तक हमारा समाप्त हो चुका है फ्रेंड्स। आप ध्यान दीजिएगा कि प्रेजेंट टेंस हम चारों फॉर्म उसका पढ़ चुके हैं। अब हम पास्ट टेंस स्टार्ट करते हैं। तो पास्ट टेंस क्या है? इसमें जो लाइन है वो समाप्त क्या होता है? या ए ई ताथा तिथि ते थे, इस पे लाइन समाप्त होता है। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है यही हमारे लिए ईजी है कि एक ही हेल्पिंग वर्ब है, चाहे जिसके जो वर्ब सबके साथ एक लगा देना है। तो डिड आया है तो डिड, कोई भी सब्जेक्ट होगा डिड लगाना है। तो वैसे हेल्पिंग वर्ब में तो आसानी होता है बच्चों को। तो देखिए इसका जो अफर्मेटिव होता है, अफर्मेटिव वाला सेंटेंस हमें ध्यान देना है कि विदाउट हेल्पिंग वर्ब हमें सेंटेंस बनाना है, उसमें हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना होता है। तो आइए देखते हैं कैसे। तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे एक एग्जाम्पल पर देखिए, राधा अंग्रेजी पढ़ती थी, पीटी आया तो हमारे पास इंडिफिनिट हो गया। इसको मैं बनाना कैसे है? अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। वर्ब का सेकेंड फॉर्म में यूज करना है अफर्मेटिव में। तो इस तरीके से हम जब अफर्मेटिव बनाते हैं तो हो जाता है राधा रीड इंग्लिश। रीड का सेकेंड फॉर्म भी रीड होता है, तो यहाँ पे इंग्लिश हम लगा दिए। तो राधा रीड इंग्लिश, राधा अंग्रेजी पढ़ती थी। निगेटिव बनाना तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो निगेटिव बनाने के लिए हमें डिड लगाना, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डिड लगाना, बट पॉजिटिव या अफर्मेटिव बनाने के लिए हमें डिड का यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, जब हम डिड का यूज नहीं करते हैं तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, और जब हम डिड का यूज कर लिए होते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। यदि अब हम डिड लगाने के बाद भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं तो लाइन हमारा गलत हो जाता है और हमारा आंसर या हमारा जो नंबर है वो कट जाता है। तो देखिए इसका एग्जाम्पल, राधा अंग्रेजी पढ़ती थी, राधा रीड इंग्लिश। राधा अंग्रेजी नहीं पढ़ती थी, राधा डिड नॉट रीड इंग्लिश। अब इसका लास्ट है इंट्रोगेटिव, डिड राधा रीड इंग्लिश, क्या राधा इंग्लिश पढ़ती है? तो इस प्रकार से हमने पास्ट इंडेफिनिट को भी समाप्त किया। अब आगे हमारा है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या है और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में कैसे पढ़ेंगे? तो पास्ट कंटीन्यूअस जो टेंस है उसमें जो पहचानने का नियम है वो हम वाक्य से देखेंगे। वाक्य के अंत में आना चाहिए रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरीके से आएगा तब तो हमारा पास्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। इसमें वाज या वर का यूज करना, इसमें भी हेल्पिंग, दो हेल्पिंग वर्ब आ गए, वाज या वर। वाज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करना है और वर्ड का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो अभी देखिएगा, हम जब प्रेजेंट कंटिन्यूस बताए थे तो उसमें बताए थे कि आई के साथ एम लगा और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही इज लगा था और प्लूरल के साथ आर लगा था। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि जो आई है वो प्लूरल सब्जेक्ट में हो गया था, आई के साथ भी हैव लगाना था। लेकिन यहाँ पे जो आई है, आई के साथ हम वाज लगाएंगे, आई के साथ वाज लगाना है और सिंगुलर सब्जेक्ट जो होंगे उनके साथ वाज लगाना है, बाकी जितने प्लूरल सब्जेक्ट उनके साथ वर लगाना है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि आई के साथ वर ना लगा दीजिए, आई के साथ वाज ही यूज करना है। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए कुछ इस प्रकार से है। अफर्मेटिव लाइन के लिए सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। निगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए वाज या वर प्लस सब्जेक्ट, नॉट लगाएंगे तो इंट्रोगेटिव निगेटिव बन जाएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। किसी भी टेंस का जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो उसमें हमें क्वेश्चन मार्क लगाना सही जरूरी है, नहीं पंचुएशन के हिसाब से वो लाइन हमारा गलत हो जाता है। तो जैसे ये देखिए, मैं उस समय
आम खा रहा था, मैं उस समय आम खा रहा था। आई वॉज ईटिंग अ मैंगो एट दैट टाइम, मैं उस समय एक आम खा रहा था। देखिए यहाँ पे एक आम नहीं लिखा, आम खा रहा था, लेकिन कोई भी बच्चा या कोई भी आदमी जब आम खाएगा तो एक ही बार में एक ही तो आम खाएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ है, आई वॉज ईटिंग ए मैंगो एट दैट टाइम, निगेटिव बना दिए हैं। आई वॉज नॉट ईटिंग अ मैंगो एट दैट टाइम, इंट्रागेटिव बना दिए हैं। वाज आई ईटिंग अ मैंगो एट दैट टाइम। अब देखिए यहाँ पे नीचे एक नोट मैं लिखा हूँ, तो ये मेरी बहुत ही पुरानी कॉपी है, बहुत पुरानी नोटबुक है। तो इसमें देखिए मैं लिखा था, इच्छा दिखाने के लिए केवल प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। यदि हम इच्छा दिखाते हैं तो हमें क्या करना है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना आई के साथ। जैसे इफ आई वर अ बर्ड आई कुड फ्लाई, यदि मैं पक्षी होता तो मैं उड़ सकता था, यदि मैं पक्षी होता तो मैं उड़ सकता था। यहाँ पे इच्छा दिखाया गया है, यदि मैं होता, काश ऐसा होता। तो ऐसे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है एक्सचेंज हो जाते हैं, सिंगुलर के साथ प्लूरल और प्लूरल के साथ सिंगुलर वाला हेल्पिंग वर्ब यूज करने लगते हैं हम। तो यहाँ से आपको शायद समझ में आ जाए, और नहीं समझ में आती है, अगर इसके बाद भी समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा और मैं बताऊँगा आपको बहुत ही आसानी से। तो आइए अब हम अगला टेंस स्टार्ट करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। और यदि अभी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप पहले अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए, उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस पे ध्यान दीजिएगा। क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो बच्चों को कंफ्यूज करने वाला टेंस है, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए तब पास्ट परफेक्ट टेंस देखिएगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस को हम स्टार्ट करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो पहचानने का तरीका है वो इस प्रकार है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे, ये सब आएगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब एक ही है, हैड। हैड वो किसी भी सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो सिंगुलर प्लूरल, उसके साथ हैड का यूज करना है, ये ध्यान दीजिएगा। तो आइए हम देखते हैं, जैसा कि सभी टेंस में हम अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़े थे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यानी यहाँ पे हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स का यूज करना। निगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव बनाना था हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज करना है। जैसे राम खाना खा चुका था, राम हैड ईटन फूड। राम खाना नहीं खा चुका था, राम हैड नॉट ईटन फूड। क्या राम खाना खा चुका था, हैड राम ईटन फूड। राम खाना कब खा चुका था, तो व्हेन हैड राम ईटन फूड। तो इस तरीके से हम बना लेते हैं। अब देखिए हमें कंफ्यूज कहाँ होते हैं हम, तो ये जो आप देख रहे हैं बिफोर या आफ्टर, तो इस तरीके की जो लाइन होते हैं उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बिफोर और आफ्टर वाले में जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, जो काम पहले होता है, जो भी काम हो, जो काम पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, और जो काम बाद में होगा वो सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, पहले क्या हुआ, मरीज मरा या डॉक्टर है, पहले मरीज मर चुका था। तो जो काम पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट में बना देंगे। तो मरीज मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड, पहले बिफोर डॉक्टर के आने से तो डॉक्टर केम, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इस तरीके से लाइन हम बना सकते हैं। यानी हम ध्यान देंगे कि जो काम पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट में, जो काम बाद में हुआ उसको पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट में रखते हैं। तो जैसे द पेशेंट है डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ये हमारा हो गया। दूसरा है जैसे गृह कार्य करने के बाद मैं सोने गया, गृह कार्य करने के बाद मैं सोने गया। ऐसे में देखिए सबसे पहले क्या हुआ, पहले गृह कार्य किया गया और बाद में सोने गया ना। तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है, जो सेंटेंस कैसे पूछ रहा है तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको लास्ट में, और जो लास्ट पार्ट है उसको पहले बनाना है। समझ में आया। जैसे अगर a प्लस बी है तो उसको हम b प्लस ए में कन्वर्ट कर देंगे। पहले देखिए जैसे गृह कार्य करने के बाद मैं सोने गया, गृह कार्य किया बाद में मैं सोने गया, तो पहले मैं सोने गया का पहले बना लूँगा। तो आई वेंट टू बेड, आई
वेंट टू बेड, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो काम बाद में उसको सिंपल पास्ट में रखना है। तो आई वेंट टू बेड आफ्टर आई हैड कंप्लीटेड होमवर्क, जब मैंने गृह कार्य कर लिया उसके बाद मैं सोने गया। तो इस तरीके से लाइन हमें बनाना है। और लास्ट में कुछ आपको सेंटेंस दूंगा जिससे आप बना के दिखाइएगा। अब बचा हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर के चारों। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखिए ध्यान से, इसमें भी वही चीज़ें हैं। समय के साथ रहा था रही थी रहे थे, समय के साथ रहा था रही थी रहे थे आना है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब एक है हैड बीन, और किसी भी टेंस के कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस में मैंने पहले बताया कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। तो इसका जो अफर्मेटिव लाइन है उसे देखिए आप ध्यान से, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस ऑफ और प्लस टाइम। निगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस ऑफ और प्लस टाइम। इंट्रोगेटिव भी उसी तरीके से बनाएंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट होगा तो लगाएंगे नहीं छोड़ देंगे, प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस ऑफ और प्लस टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, सोनू हैड बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स, ये पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव बनाएंगे तो सोनू हैड नॉट बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हैड सोनू बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स। मैं जो डॉट डॉट किया हूँ इससे आप प्रयास कीजिएगा, ये लिख के प्रयास कीजिएगा कि सही लिख पाते हैं कि नहीं, इसलिए मैंने टेस्ट लेने के लिए ही मान लीजिए छोड़ दिया हूँ। अब हमारा अंतिम टेंस बचा है क्या, फ्यूचर टेंस। तो आइए हम फ्यूचर टेंस के बारे में समझते हैं। तो फ्यूचर टेंस में पहला टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम ध्यान देंगे, एक साधारण सा लाइन है जिसमें अंत में गागेगी ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा। इस जो सिंपल टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस है, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम देखेंगे हेल्पिंग ऑफ दो लगाना है, विल और शैल, विल और शैल। जो शैल है वो आई और वी के साथ यूज होता है, यानी सब्जेक्ट अगर आई और वी है तो शैल का यूज करेंगे। बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, उसके साथ हमें विल का यूज करना है। किसी भी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करना है, बस आई और वी को छोड़ करके। इसका जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है, वो देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगर इसका नेगेटिव बनाना तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव बनाना था विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये तो हमारा स्ट्रक्चर है, और इसको आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। मैं 2 सेंटेंस बोल रहा हूँ जिससे आप तीनों फॉर्म बनाएंगे। तो पहले आप नोट कीजिए, पहला राम विद्यालय जाएगा, पहला। दूसरा, सोनू अपना गृह कार्य स्वयं करेगा। 2 सेंटेंस हुआ, इसका आप 3-3 बना के 2-3 6 सेंटेंस बना लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ाते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या है, तो अब देखिएगा, पहले हम आपको बता दें कि अब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि उतना ज़्यादा टाइम नहीं है और मैं एक लिमिट पे पढ़ाता हूँ। कि मेरा पढ़ाने की जो टाइमिंग है वो फिक्स होता है कि मुझे इतने देर का ही वीडियो बनाना है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना, इसलिए मैंने थोड़ा शॉर्ट में कर दिया है। बट आपको समझ में आ जाएगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, क्योंकि बहुत ही ईजिली समझाया गया है। तो देखिए, इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस में वही है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, हमारा RTR है, पहचानने के नियम है। हेल्पिंग वर्ब विल या शैल प्लस बी लगा देना है। फ्यूचर परफेक्ट में है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, विल या शैल प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी वही, समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, विल या शैल प्लस है बिन लगाना है। और आप ध्यान दीजिएगा, जब निगेटिव बनाएंगे तो विल या शैल के बाद केवल नॉट लगा देंगे। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो विल या शैल को पहले लाएंगे। फ्यूचर के सभी टेंस में चलता रहेगा, विल शैल के बाद नॉट लगाएंगे, निगेटिव बनेगा, विल शैल को पहले ले आएंगे तो इंट्रोगेटिव बनेगा। तो प्यारे बच्चों, अब आप लोगों को शायद सारा कुछ समझ में आ गया हो। अब आप सभी लोग
10 सेंटेंस नोट कीजिए। आप पेन उठा लीजिए और 10 सेंटेंस नोट कीजिए। पहला है, राम प्रतिदिन एक गाना गाता है। दूसरा, शेर जंगल में दहाड़ रहे हैं। तीसरा, वे लोग अपना काम पूरा कर चुके हैं। चौथा, क्या राम के पिताजी 2005 से यहाँ रह रहे हैं। अगला, वे लोग बहुत तेजी से गाना गाते थे। दूसरा, हम लोग विद्यालय जा रहे थे। तीसरा, सोनू अपना कार्य पूरा कर चुका था। आगे, वह 2005 से ऐसा काम नहीं कर रहा था। अब आगे हम फ्यूचर में 4 बोल रहे हैं, तो फ्यूचर में पहला लिखिए, मैं फ्यूशन पेन से एक ऐसे लिखूंगा, एक निबंध लिखूंगा। दूसरा, वे लोग उस समय जा रहे होंगे। तीसरा, वह उस समय तक खाना खा चुका होगा। आगे और लास्ट हम बोल रहे हैं, क्या वे लोग 2000 से ही यहाँ रह रहे होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और जो मैं ट्रांसलेशन लास्ट में दिया हूँ इसे बनाने का प्रयास कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा, और जहाँ कहीं आपको समस्या हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, बस आपका एक वैल्यूएबल लाइक और सब्सक्राइब मैं मांगता हूँ। बस इतना आप कर दीजिएगा, जिससे मैं और आगे वीडियो बनाने के लिए उत्तेजित हूँ और ज़्यादा वीडियो बना